सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे लोजाइन्स का उदात्तवाद। लोजाइन्स अरस्तू के बाद यूनान के महान विचारक और काव्य शास्त्रीय विचारक माने जाते हैं। ये रोमांटिक आलोचना के आधार स्तंभ माने जाते हैं। लोजाइन्स डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार लोजाइन्स का जो समय है वो 3री शताब्दी माना जाता है। लोजाइन्स का एक प्रमुख ग्रंथ है पेरीइप्सुस, जिसे बोलते हैं काव्य में उदात्त तत्व। अब इप्सुस का अर्थ क्या है? इप्सुस होता है औदात्य, ऊंचाई। अंग्रेजी में इप्सुस को, जो पेरीइप्सुस ग्रंथ है उसको बोलते ऑन दी सबलाइन, यानी 1554 में प्रकाश में आया। पेरीइप्सुस ग्रंथ की खोज 1554 में रॉबर्ट टेलो इतालवी विद्वान थे, उनके द्वारा की गई। यानी ये 3री शताब्दी का जो ग्रंथ है वो मिला, देखो 1200 साल तक तो अज्ञात रहा। इससे पहले ये 1200 साल तक अज्ञात रहा, इसके बारे में कोई हमें पता नहीं मिलता। 3री शताब्दी के बाद में ये 1554 में हमें मिला। पेरीइप्सुस जो ग्रंथ है वो अंग्रेजी संस्करण 1636 में लैगवेन ने प्रकाशित करवाया था। 1636 में लैगवेन ने। अंग्रेजी अनुवाद 1652 में जॉन हॉल ने किया, और जो फ्रांसीसी भाषा में उसका अनुवाद हुआ था 1674 में बाइलो के द्वारा। इप्सुस का अर्थ सबलाइन यानी उदात्त मान्य हो गया। इप्सुस जो है पेरीइप्सुस, उसका इप्सुस अर्थ है सबलाइन यानी उदात्त। पेरीइप्सुस जो ग्रंथ है लोजाइन्स का, इसका मूल रूप से ये ग्रीक भाषा में रचित है। यानी ये ग्रंथ है वो पहले, जो मूल है ग्रंथ वो ग्रीक भाषा में है। इसके जो भाग मिले हैं इसमें केवल 2/3 भाग ही हमें उपलब्ध मिला है। यानी अभी तक जो उनका पेरीइप्सुस ग्रंथ है उसका 2/3 भाग ही उपलब्ध हुआ है। वैसे ये भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। ये ग्रंथ जो है वो भाषण शास्त्र का है। इसमें कौन से भाषण किसको दिए गए हैं? पेरीइप्सुस ने पत्र के रूप में, ये शिष्य का नाम है पोस्तुमियुस तेरिन्तियानुस। ये कोई एक नामक एक रोगी है, इसका नाम है पोस्तुमियु तेरिन्तियानुस नामक एक रोगी युवक को संबोधित किया है जो उनका शिष्य था। लोजाइन्स ने अपने शिष्य को जो भाषण दिए हैं उसी का विवेचन उसमें किया गया है। यानी जो पेरीइप्सुस ग्रंथ है वो ग्रीक भाषा में रचित है, और अपने शिष्य को जो भाषण दिया गया है या बताया गया है उसमें अपने विचार बताइए, उन्हीं विचारों का संकलन इसमें है। इसमें 44 अनुच्छेद है और पृष्ठ है 60। ध्यान दीजिए, ये अनुच्छेद पहले जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती हुई थी, आरपीएससी ने एग्ज़ाम लिया था, उसमें ये पूछा गया था इसमें कुल कितने अनुच्छेद है। इसमें अनुच्छेद है 44 और पृष्ठ है 60। विशेष देखो इसमें क्या है, पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है कि प्रिय तेरिन्तियानुस, यानी चूँकि तुमने आग्रह किया था कि तुम्हारे संतोष के लिए मैं उदात्त विषयक अपने विचार लिख डालूं। ये लोजाइन्स ने कहा है कि प्रिय तेरिन्तियानुस, चूँकि तुमने आग्रह किया था कि तुम्हारे संतोष के लिए मैं उदात्त विचार या विषयक अपने विचार लिख डालूं। ये जो पेरीइप्सुस ग्रंथ है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं। पेरीइप्सुस के 2 भाग है। लोजाइन्स ने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। इसके 2 भाग कौन कौन से? प्रथम भाग है उदात्त से लेकर विवेचना तक, और द्वितीय भाग है वो कला के आधारभूत तत्वों का वर्णन करता है। प्रारंभ में जो 8 अनुच्छेद दिए, टोटल अनुच्छेद कितने थे? 44। 8 अनुच्छेद में भूमिका के ही माने जाते हैं, यानी कि भूमिका के बारे में बताया हुआ है। देखो, लोजाइन्स से पहले केकिलियस ने भी उदात्त पर विचार दिया था। कई बार ये पूछा जाता है कि लोजाइन्स से पहले उदात्त पर विचार किसने दिया था? केकिलियस ने
उदात्त पर विचार दिए। भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, वो भी लोजाइन्स के उदात्त के सर्वाधिक निकट माना जाता है। यानी भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, वो भी लोजाइन्स के उदात्त तत्व के सर्वाधिक निकट माना जाता है। अब लोजाइन्स से पहले भी विचार दिए गए थे उदात्त पर, तो लोजाइन्स से पूर्व कवि के 3 कर्म माने जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है शिक्षा देना, आह्लादित करना और बाध्य करना। ये 3 कर्म माने हैं कवि के, शिक्षा देना, आह्लादित करना और बाध्य करना। लोजाइन्स ने एक और इसमें कर्म जोड़ दिया गया, वो है उदात्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि लोजाइन्स से पूर्व कवि के 3 कर्म माने गए हैं, शिक्षा देना, आह्लादित करना और बाध्य करना, और लोजाइन्स ने एक और कर्म जोड़ा, वो है उदात्त। लोजाइन्स का जो उदात्त है वो अलंकार मात्र नहीं है, वह अभिव्यक्ति का संपूर्ण गुण है। विशेष तौर पे याद रखें, वो अलंकार मात्र नहीं है, उसमें अभिव्यक्ति का संपूर्ण गुण है। लोजाइन्स ने उदात्त का मूल उद्गम कवि की प्रतिभा माना है। लोजाइन्स ने उदात्त की प्रेरणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोजाइन्स ने जो उदात्त की प्रेरणा कहाँ से ली? कैसिलियस के निबंध था उदात्त, उससे लिए। कैसिलियस का निबंध है उदात्त, वहाँ से लिए। लोजाइन्स को असाधारण भाषण शास्त्री कहा है। किसने? विमसार्ट ब्रूक्स ने कहा है। औदात्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता से संबंधित होने के कारण यह शैली का गुण है। औदात्य भाव उत्पादक गुण है। औदात्य विचार यदि अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की कांति, यानी उदात्त विचार यदि अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की भांति चमककर समूची विश्व वस्तु को प्रकाशित कर देता है और वक्ता के समस्त वाग वैभव को एक क्षण में अभिव्यक्त कर देते हैं। औदात्य एक भाव भी है, एक विचार भी है और एक शैली का गुण भी है। ध्यान दीजिए, औदात्य का मूल आधार क्या है? लोजाइन्स ने औदात्य की मूल प्रेरक शक्ति प्रतिभा को माना है। उन्होंने कहा है कि नियम का ज्ञान अभ्यास के दौरान प्रतिभा ज्ञान को उदात्त बनाया जा सकता है। यानी जो हमारी प्रतिभा है, या हम कहते हैं नियम का ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास के दौरान प्रतिभा ज्ञान को उदात्त बनाया जा सकता है। महान प्रतिभाशाली, उच्च विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। उदात्त मतलब होते हैं अच्छे विचार, और अच्छे विचार वही व्यक्ति दे सकता है जो महान हो, प्रतिभाशाली हो, उच्च विद्वान हो और चरित्रवान व्यक्ति हो। अब लोजाइन्स ने कहा है कि लोजाइन्स ने उदात्त जो सिद्धांत दिया है उसके 5 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 उदात्त विचार, नंबर 2 उदात्त भाव। पहले उदात्त विचार है, दूसरा उदात्त भाव भी कहते हैं, उद्धम आवेग भी कहते हैं, उत्तेजित तीव्र आवेग भी कहते हैं उसे। नंबर 3 समुचित अलंकार योजना, नंबर 4 उत्कृष्ट भाषा, नंबर 5 गरिमा में उदात्त व्यंजना। ये लोजाइन्स ने उदात्त सिद्धांत के 5 तत्व माने हैं। अब ये 5 तत्व हो गए उदात्त विचार, उदात्त भाव, समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा और गरिमा में उदात्त व्यंजना। ये 5 उन्होंने सिद्धांत बताए। लोजाइन्स ने उदात्त सिद्धांत के जो तत्व बताए, इन 5 तत्वों में 2 जो तत्व है अंतरंग तत्व है। कौन कौन से? नंबर 1 उदात्त विचार और नंबर 2 उदात्त भाव। ये 2 जो है वो अंतरंग तत्व आते हैं। और दूसरा है बहिरंग तत्व। बहिरंग तत्व में अलंकार योजना, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमा में उदात्त व्यंजना। देखिए, उदात्त विचार विषयगत गरिमा व महान अवधारणाओं की क्षमता है, वो उदात्त विचार के अंतर्गत आती है। उदात्त भाव या उत्तेजित तीव्र आवेग या उद्दाम आवेग, यानी जो हमारी भावनाएं हैं वो। बहिरंग तत्व के अंतर्गत तीसरा है समुचित अलंकार योजना। अलंकार चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, वर्ण भावों के उत्कर्ष के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी रचना को बनाते हैं या करते हैं तो उसमें अलंकार
चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं डाला जाता, उसमें वो भावों के उत्कर्ष के लिए उसमें डालते हैं अलंकार। उत्कृष्ट भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए? भव्य शब्दावली और पद रचना होनी चाहिए। और पांचवा जो है गरिमा में उदात्त व्यंजना। अब इसी के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे हम। उदात्त जो पहला था, उदात्त विचार, उसके बारे में देखते हैं। उदात्त विचार यानी विषयगत गरिमा और महान अवधारणाओं की क्षमता है। कौन कर सकता है? लॉजाइन्स कहते हैं कि उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान अवधारणाओं की क्षमता नहीं होती। कवि को महान बनाने के लिए अपनी आत्मा में उदात्त विचारों का पोषण करना चाहिए, यानी अच्छे विचारों का पोषण करना चाहिए, तो ही उस कवि की जो कृति है वो महान बन सकती है। दूसरी बात वो कहते हैं, यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई भी सैतुल्य और अमर रचना कर सके। यानी अगर गलत विचार है उसके, उन विचारों से ग्रसित व्यक्ति है, वो कभी भी अमर रचना नहीं कर सकता, ये लॉजाइन्स ने कहा है। और सबसे बड़ी बात इससे आगे देखिए, महान शब्द उन्हीं के मुँह से निःसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हो। यानी जो महान शब्द है उन्हीं के मुँह से निकलते हैं जिनके विचार बहुत ही अच्छे हो, गंभीर हो और गहन हो। बहुत बड़ी बात है। लॉजाइन्स ने आगे कहा है कि प्राचीन कवियों का अंधानुकरण नहीं चाहते। यानी कवि कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कवि है, जो प्राचीन कवि है उनके अनुसार ही चले। नए कवि उनके संस्कार ग्रहण करें। कवि को महाकवियों की महान कृतियों का अनुशीलन करना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, प्राचीन कवियों का अंधानुकरण नहीं चाहते, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही नहीं करे। हाँ, हो सकता है उसमें संशोधन करे, उसमें कुछ अपने विचार डाले, कुछ उनमें संशोधन कर, हाँ उनके विचारों को पढ़े जरूर और उनकी जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार करने की कोशिश करें। उनका मानना है, लॉजाइन्स का मानना है कि विषय में ज्वालामुखी के समान असाधारण शक्ति और वेग होना चाहिए तथा ईश्वर और ऐश्वर्य और वैभव भी जो अपने विचार दे सकता है। जो कवि अच्छे विचार या उदात्त विचार देगा उनमें कैसे होना चाहिए? उन्होंने कहा विषय में ज्वालामुखी के समान असाधारण शक्ति और वेग होना चाहिए और ईश्वर का ऐश्वर्य और वैभव भी। फिर उन्होंने कहा है कि गरिमा भी विषय, कौन से विषय? सामान्य नायक और असाधारण होता है। इसकी प्रेरणा उसे प्रकृति की विराटता और असाधारणता से मिलती है। यानी जो विषय है वो ऐसा होना चाहिए जो गरिमा में हो। नगेंद्र ने कहा है कि विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठक या श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए, जिसकी विस्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाए न मिटे। यानी ऐसे विचार होने चाहिए। उदात्त विचार के बारे में लॉजाइन्स ने अपने विचार बताए थे। उसके बाद में बात करते हैं, उन्होंने कहा कि उदात्त भाव कैसे होना चाहिए। तात्पर्य है कि जो भाव है यानी भावोवेगों की तीव्रता, पवित्रता, सत्यता और शक्ति, एक और भाववेगों की तीव्रता होनी चाहिए, दूसरी ओर दिखावटी नहीं। यानी भाव जो होने चाहिए वो दिखावटी नहीं वरन प्रेरणा पर आधारित होने चाहिए। यानी जो आदर्श हो, जो अपना सके, ऐसे भाव होने चाहिए जो अच्छे हो। लॉजाइन्स के अनुसार हमारे जो आवेग है यानी भाव है, विचार है, यानी जो भाव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निम्न आवेग और एक होता है भव्य आवेग। निम्न आवेग होता है जिसमें हमारी आत्मा मलिन होती है, नीचता जागृत होती है, भय होता है, शोक होता है, इस तरह के। और जो भव्य आवेग होते हैं वो आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, उदारता आती है, ऊर्जा देती है, उल्लास में देती है और कांति चमक देती है। इससे हमारे जो भाव है वो दो तरह के, एक अच्छे और एक बुरे। निम्न और भव्य। निम्न मतलब जो हमें हमारी जो भावनाएं हैं वो गलत हो, और भव्य जो हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हो, इस तरह के विचार। उसके बाद में बात करते हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि समुचित अलंकार योजना। यानी लॉजाइन्स के अनुसार कहते हैं कि अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वरन भावों का उत्कर्ष करने के लिए होना चाहिए। यानी जो हमारे विचार है, जो हम काव्य रचना कर रहे हैं, उनमें उन विचारों का समावेश सिर्फ अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि
उनमें भावों का उत्कर्ष हो, ताकि वो उस काव्य को उत्कृष्ट बना सके। भावों के उत्कर्ष के लिए अलंकार तभी सहायक होते हैं जब वे कविता में जबरदस्ती न ठूसे जाए, यानी जबरदस्ती न घुसाए गए। पाठकों का ध्यान अलंकार की ओर न जाकर केवल भावों में रम जाए, ऐसा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अलंकार योजना के शीर्षक के अंतर्गत लोजाइंस ने वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति मतलब वक्र उक्ति, यानी ऐसी उक्ति जो टेढ़ी हो, वक्रोक्ति सिद्धांत की कुछ बातों से को भी लिया गया, जैसे विलक्षण वाक्य रचना, यानी हमारी जो रचनाएं हैं वो विलक्षण होनी चाहिए, अद्भुत होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। काल, लिंग, वचन में बदलाव, वास्योक्ति यानी वाजोक्ति, समासोक्ति आदि इस तरह की होनी चाहिए। फिर वो बात करते हैं कि 4 नंबर, यानी जो उदात्त तत्व बताए उनमें 4 नंबर है भव्य शब्दावली या पद रचना या उत्कृष्ट भाषा, यानी जो हमारी काव्य रचना है वो उस रचना को करने के लिए हमारी शब्दावली कैसी होनी चाहिए, पद रचना कैसी होनी चाहिए, या हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। लोजांस कहते हैं कि सुंदर शब्द वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। जो हमारे सुंदर शब्द होते हैं वो वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक यानी प्रकाश पैदा करते हैं। लोजाइंस ने यह स्पष्ट करते हुए चेतावनी दी है कि हर जगह, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आरपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न, कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए, पद रचना अच्छी होनी चाहिए, शब्द हमारे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। लेकिन एक बात उन्होंने विशेष तौर पे ये नोट करके बताइए, देखिए उन्होंने कहा हर जगह गरिमा भी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, यानी हर जगह गरिमा में भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, उसका प्रयोग प्रसंग के अनुसार ही होना चाहिए। यानी हमें जहाँ सरल शब्दों में कहना वहाँ सरल शब्दों का ही प्रयोग करें, यानी जहाँ हमें ऐसा लगे कि जो भाषा को या हम किसी को समझा रहे हैं वहाँ शब्द अच्छे हो लेकिन उस स्तर के होने चाहिए, तो वहाँ उसी स्तर के होने चाहिए। बड़ी बड़ी बातें वहाँ कहना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है, छोटी मोटी बातों को बड़ी बड़ी और भारी भरकम संज्ञा देना किसी छोटे से बालक के मुँह पर पूरे आकार का त्रास या अभिनय या मुखौटा लगा देने के समान होता है। यानी हमें जो शब्द हमारे हैं या पद रचना है या उत्कृष्ट भाषा है, उस भाषा का प्रयोग हमें अच्छा करना है, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि हर जगह गरिमा में भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारी जो बात कह रहे हैं वो उसका स्तर किस तरह का, उसी के अकॉर्डिंग हमें बोलना चाहिए। केवीएस में भी आया ये, भाषा और शब्दावली प्रसंग में उनकी मान्यता है कि वही शब्दावली और पद विन्यास रचना के लिए उपयुक्त है जो उसमें निहित विचारों और भावों को भव्य प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति दे सके। ऐसे विचार होने चाहिए। आगे बात करते हैं। 5 नंबर जो है हमारा वो है गरिमा में उदात्त व्यंजना, यानी इसमें देखिए लोजाइंस के अनुसार रचना विधान जो हम रचना कर रहे हैं वो गरिमा में होनी चाहिए। रचना विधान के अंतर्गत शब्दों, विचारों, कार्यों, सुंदरता, राग के अनेक रूपों का सहगुंफन होता है। उनकी दृष्टि में प्राण तत्व व सामंजस्य जो उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है। यानी हमारे जो विचार है वो कैसे होने चाहिए, सामंजस्य जो उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सफ़ेद धागे के विविध रंगों, जैसे मान लो सफ़ेद धागे को विविध रंगों में रंगकर उनको ताने बाने में पिरोकर जिस प्रकार अनेक डिज़ाइनों के फूल, बूंटेदार वस्त्र बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार शब्दावली और अलंकारों उपयुक्त संरचना, समन्वित एवं उचित प्रयोग के द्वारा एक कलापूर्ण कृति बन जाती है। समन्वय, सामंजस्य और औचित्य ही किसी भी काव्यकृति को गरिमा में बनाते हैं। यह संरचना और सामंजस्य अलग कोई वस्तु नहीं है, वर्ण विचारों को समुचित शब्दावली, अलंकारों के लिए उचित और प्रभावशाली सहगुंफन का ही नाम है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे देखिए उदात्त के महत्वपूर्ण तथ्य। उदात्तवाद में लोजाइंस ने काव्य में औदात्य के संपादन के जो साधन बताए हैं उनके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको लाने के साथ साथ
औदात्य के बाधक दोषों का परिहार भी आवश्यक है, यानी बाधक तत्व भी आते हैं। ये दोष कौन कौन सी है? शब्दाडंबर, बचकानापन, अनुचित वर्णन विस्तार, भावाडंबर, नवीनता दिखाने का प्रयत्न आदि। यानी नवीनता जो हम नए नए प्रयोग दिखाते हैं उन तरह के होते हैं, जो प्रयत्न करें वो उदात्त में बाधक तत्व है। ये दोष कवि में प्रतिभा न होने से, उसके दिखावे का ढोंग करने से उत्पन्न होते हैं। आगे हम बात करते हैं औदात्य के शैलीगत बाधक तत्व जो कौन कौन से हैं। उसमें देखिए औदात्य यानी अच्छे विचारों में जो शैलीगत बाधक तत्व है या अवरोधक तत्व है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 है शब्दाडंबर। लोजांस के अनुसार शब्दाडंबर को शोध या सूजन बताते हुए उन्होंने एक कहावत के माध्यम से लिखा है, जलो दर से अधिक शुष्कता कहीं नहीं होती। यह रोग ऐसा है जैसे गाल फुला फुलाकर सरकंडे की पिपरी बजाना। यानी जो शब्द आडंबर है, यानी शब्दों को हम ऐसे बोलें जो उस तरह के नहीं होते लेकिन उसको हम दिखावे के लिए बोलते हैं, तो ये शुष्कता है एक तरह की। और ये ऐसे है जैसे गाल फुला फुलाकर सरकंडे की पिपरी बजाना। लोगों को प्रभावित करने के मोह में हम अतिशयोक्तिपूर्ण कथन कहते हैं, वो क्या है? शब्दाडंबर है। यानी जब हम किसी की बड़ाई करते हैं और इतनी बड़ाई जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो, वो क्या है? शब्दाडंबर है। हिंदी में आपने देखा होगा बिहारी है जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, उनके जितने भी दोहे हैं वो सभी दोहे क्या है? शब्दाडंबर से ग्रसित है। लोजाइंस ने कहा है कि स्त्री के लिए चक्षुदंश और चक्षुपीड़क और पुतली के आँख की कुमारी आदि शब्दों का प्रयोग किया। किसके लिए? शब्दाडंबर के लिए। फिर उन्होंने बताया कि जो औदात्य के बाधक तत्व है उनमें भावा आडंबर भी है। भावा आडंबर, भावा आडंबर इसे श्राव्यो जैसा आचरण भी कहा जाता है। जो अपने आप पर अंकुश नहीं रख पाते, जहाँ आवेग की अपेक्षा न हो, जहाँ असंगत और निरर्थक आवेग की अभिव्यक्ति हो, अथवा जहाँ नियंत्रण की अपेक्षा हो, वहाँ भाव का अनियंत्रित प्रयोग भावाडंबर की श्रेणी में आता है। यानी ऐसे शब्द जिस पे हमारा अंकुश नहीं होता और हम इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भावा आडंबर की माने जाते हैं। तीसरा है बाल्यता, जिसको बोलते हैं हल्कापन या बचकानापन या सस्तापन या बचपना, जो बचपन में बच्चे करते हैं उस तरह का, ये होता है बाल्यता। इसे कृत्रिमता की रंगीन चट्टान कहा है। जैसा NVS में पूछा गया है कि कृत्रिमता की रंगीन चट्टान कौन से बाधक तत्व को कहा गया है, वो है बाल्यता। बाल्यता का अर्थ है बचकाना, यानी बच्चों में जैसे चपलता, हल्कापन, संयमहीनता और क्षुद्रता पाई जाती है, वैसी बाल्यता का दोष उस श्रेणी का ही माना जाता है। इसका संबंध पंडिताऊ दृष्टि से है। यह दोष असाधारण, अति रमणीय और उससे भी अधिक मनोरंजन होने की कोशिश में उत्पन्न होता है। यह शैली का भारी दोष है जो उदात्त के ठीक विपरीत है। फिर आता है चौथा वागा आडंबर, यानी भाव की गरिमा के अभाव में अलंकृत और भारी शब्दों का प्रयोग। उदाहरण के लिए गिद्ध जैसे छोटे से पदार्थ के लिए जीवित समाधि शब्द का प्रयोग, यानी जीवित समाधि शब्द का प्रयोग वागाडंबर के लिए कहा गया है। आगे देखिए अन्य बाधक तत्व कौन कौन से हैं। जैसे ये 4 तो हमने वैसे लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके अलावा अन्य बाधक तत्व भी है, जैसे भाषा की अव्यवस्था, यानी भाषा की व्यवस्था सही ढंग से न हो, वो भी बाधक तत्व है। फिर है प्रवाह शून्यता, विषय से अधिक लय की प्रमुखता, उक्ति में अस्पष्टता, आडंबरपूर्ण शैली, अनुचित विचार, अभिव्यक्ति की क्षुद्रता, ये सारे के सारे अन्य बाधक तत्व है। ग्राम्य शब्दों का प्रयोग, कर्णकटु भाषाहीन, क्षुद्र अर्थ वाले शब्द, अत्यंत संक्षिप्तता, अनावश्यक साज सज्जा, संगीत और लय के आधिक्य के कारण भी हो सकता है। यानी कि जो बाधक तत्व है वो नवीन प्रदर्शन का आग्रह, यह उदात्त के सभी बाधक तत्वों की जड़ है। हम ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कोई समझता नहीं है, तो वो क्या है, बाधक तत्व ही होंगे विशेष। और देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में उदात्त की परिकल्पना धीरोदात्त नायक, वीर रस, ओज गुण, औदात्य,
अद्भुत रस, गौणी रीति आदि के प्रसंगों में देखी जा सकती है। लॉजेंस की सबसे बड़ी देन है कि बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, लॉजेंस ने, कि दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊंचा माना जाता है। यानी जो कृति दोषपूर्ण हो लेकिन महान हो, वो निर्दोष साधारण कृति से भी ऊंची मानी जाती है, क्योंकि महान कृति में दोष की संभावना हो सकती है। यानी कोई हम रचना करेंगे, दोष संभव है, होंगे, लेकिन जो निर्दोष साधारण कृति से उसे ऊंचा ही माना जाएगा। लॉजेंस मूल रूप से शास्त्रवादी विचारक थे। उम्मीद करता हूँ जो चैप्टर है अच्छा समझ में आया होगा। लॉजेंस का जो उदात्तवाद था, मैंने प्रयास किया समझाने का। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।